नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव इंसाइट्स की फाउंडर डॉक्टर आरती महतो जी को। तो आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर आरती, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव इंसाइट्स RIII ये क्या है और मतलब इसका क्या रोल प्ले है एक सोसाइटी में? रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इनोवेटिव इंसाइट ये हमारी एक कह सकते हैं एक सपना है जिसमें हम स्टूडेंट्स को, ये एक ऐसा संस्थान के रूप में हम रांची में लेके आए जहाँ पे हम स्टूडेंट्स, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो या PhD स्टूडेंट्स हो, उनको अपने करिकुलम में आने वाले जो रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको हम लोग अपने एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस उनसे हम लोग शेयर कर सकें और जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अपने एजुकेशन के टाइम पे फेस किया ड्यूरिंग रिसर्च, तो वो उनको हम सॉल्व कर सकें। RIII स्थापित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब मिली? RIII हम लोगों को स्थापित करने की प्रेरणा, हम लोग जब अपना PhD कर रहे थे, हमारी कोर टीम है जिसमें सब लोग PhD है और सबका एक एजुकेशन बैकग्राउंड रांची से हुआ या रांची के आसपास की जगह से हुआ। जब हम लोग BIT मिश्रा जैसे संस्थान में गए तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो कि शायद यहाँ के दूसरे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में लैक करता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैब फैसिलिटीज़। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जब BIT मिश्रा में देखा कि हम लोग गैर अच्छे संस्थान से होते हुए हम लोग बहुत पीछे हैं। वही एजुकेशन अगर हम छोटे कॉलेजेस से ले रहे हैं या फिर सरकारी कॉलेज से ले रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या फिर ऐसे शोध है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो BIT मिश्रा से आप और आपके फ्रेंड्स ग्रुप रिसर्च परस्यू कर रहे थे या PhD कर रहे थे? हम लोग PhD कर रहे थे और ये एक तरीके का PhD सबको एक डिग्री लगता है, बट PhD एक शोध कह सकते हैं समय है जहाँ पे लोगों को शोध करना होता है और PhD आपको बहुत कुछ सिखाता है। रिसर्च क्या है वो एक्चुअली हम लोग अपने PhD के ड्यूरेशन में सीखे और वहाँ से एक चैलेंज मिला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेसिकली जो साइंस बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एम क्या हो जाता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद वो लोग जनरल कॉम्पिटिटिव में चले जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद नहीं किसी को पता है, कुछ नहीं समझ में आया, कॉम्पिटिटिव नहीं निकला तो MSc कर लेते हैं और मास्टर्स करने के बाद फिर वापस से वो जनरल कॉम्पिटिटिव की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर फिर भी कुछ नहीं मिला तब जाके रिसर्च की तरफ जाते हैं। और वो भी उन्हें ये नहीं पता कि हमको रिसर्च करके आगे इसमें करियर क्या है, वो बस कुछ नहीं हो रहा है तो हम एक स्टेप आगे एजुकेशन को परस्यू करते हैं। तो आप BIT मिश्रा में किस फील्ड में रिसर्च कर रही थी और आप और आपके फ्रेंड्स जो वहाँ से रिसर्च कर रहे थे, क्या गैप आपको महसूस हुआ अपने रिसर्च पीरियड के दौरान? रिसर्च गैप के ड्यूरेशन में हम लोगों को BIT में कुछ गैप फील नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने ये गैप फील किया कि अगर हम कोई अच्छे संस्थान से नहीं अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोगों का एक जो गैप था लेबोरेटरी, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में जो एक गैप था वो बहुत ज़्यादा है। और उस गैप को फिल करने का, क्योंकि जब तक हम एक थ्योरेटिकल नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं आएंगे, आप अपने करियर को, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, वो साइंस को जस्ट एक डिग्री की तरह लेते हैं और डिग्री होने के बाद उन्हें क्या करना है, वो खुद के फील्ड में कितना आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों को ये बात नहीं पता होती है। तो बस ये एक हम लोगों का एक थॉट था कि हम लोगों ने जो अपना सीखा और किया वो आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स वो चीज़ फेस ना करें जो अभी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो लोग को वो प्रॉब्लम ना आए जो हम लोग अपने BSc MSc में कर रहे थे। हम लोग को जो एक्सपोजर ड्यूरिंग PhD मिला वो हम लोगों को अगर ग्रेजुएशन में या फिर MSc के टाइम पे मिलता तो शायद हम लोग अभी कुछ और भी अच्छा अचीव कर सकते। तो आपने ग्रेजुएशन और MSc BIT से नहीं करी? नहीं। ओके। तो अभी आपने कहा कि BIT से आप रिसर्च परस्यू कर रहे थे, वहाँ तो आपको कोई कमी नहीं मिली, लेकिन दूसरे ऐसे जो संस्थान है वहाँ आपने कमियों को देखा। तो जब रिसर्च परस्यू आप BIT से कर रहे थे तो दूसरे संस्थानों की कमियाँ तलाशने का मौका आपको कब और कैसे मिला? क्योंकि हम लोग
उसी तरीके के बैकग्राउंड वाले कल्चर से आते हैं। वैसे ही कॉलेज से हमारा ग्रेजुएशन हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पैसे की कमी की वजह से बहुत अच्छे संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, जहाँ वो फीस नहीं दे पाते हैं। पर अगर हम जैसे लोग जिन्होंने इस तरीके का एक गैप फील किया अपने एजुकेशन के ड्यूरेशन में, तो अगर एक स्टेप हम लोग लेंगे उनकी तरफ, तो शायद वो जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे साइंटिस्ट, एक देश के लिए कुछ रिसर्च के फील्ड में कर सकते हैं। तो अगर हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और उनको अगर हम प्रेरित करेंगे, तो शायद हमारे फैसिलिटी देने से हमको और नए शोधकर्ता मिल जाए, नए साइंटिस्ट मिल जाए, जो सिर्फ और सिर्फ लैब फैसिलिटीज़ या फिर इस तरीके के एनवायरनमेंट की वजह से, कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। गैप तो आपको महसूस हुआ तब जब आप एक्चुअली में अपनी रिसर्च को कर रहे थे और दूसरे संस्थानों में आपको जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बीच एक गैप महसूस हुआ रिसर्च पीरियड के दौरान। तो ये गैप आपको महसूस हुआ अपने रिसर्च पीरियड के दौरान, आपने इसको फिल करने का कब और कैसे सोचा? ये हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम लोग अब उस वक्त तो हम लोग खुद एजुकेशन पीरियड में थे, जो हमारी टीम मेंबर्स है और सारे पीएचडी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी पीएचडी की है। और हर सबका जब हम लोग पीएचडी के बाद जॉब के लिए गए या फिर कुछ एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने और दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया, तब ये लगा कि सब रांची के हैं और ये हम लोग का होम टाउन है। और बाहर जाने के बाद भी ये चीज़ फील हुआ कि झारखंड मतलब शोध में, स्पेशली रिसर्च में बहुत पीछे है। और जब हम जैसे लोग और एज वुमेन हम लोग रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं, उस 2014 पास आउट स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट्स तो और भी ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसको क्या कहते हैं, रिसर्च को कर रही है। तो हम लोगों को बस ये आया कि हम लोग अपने ही क्षेत्र में जाके कुछ ऐसा शुरू करें कि हम लोग अपने घर में भी रह सके और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकें। क्या कारण लगता है आपको, क्यों झारखंड रिसर्च के मामले में पीछे है? ये आपने जो कहा तो आपके अकॉर्डिंग क्यों? झारखंड रिसर्च के मामले में सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। यहाँ के कॉलेजेस में हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के बीच में नहीं आ पाता है। अगर आप देखें तो हमारे झारखंड में रिक्रूटमेंट ही अगर देखें न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जो कि शायद 14-15 ईयर्स से जो हो सकते थे, आज के जनरेशन के कोई भी फैकल्टीज़ नहीं है। वो जो सिस्टम है जो रिसर्च का, वो पुराना एक कल्चर चलते आ रहा है, तो वो सर्कुलाइज नहीं हो रहा है। नए जो यंग प्रोफेसर्स या फिर यंग पर्सन हैं वो अभी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में नहीं है। तो एक रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें अभी गैप वो फिल नहीं हो पा रही है। रिक्रूटमेंट में बहुत लैग बिहाइंड करता है जिसकी वजह से संभव नहीं हो पाता। एग्जैक्टली तो यंग माइंड्स चाहिए यंग रिसर्च करने के लिए। ये नहीं, एक्सपीरियंस ज़रूरी है ऑब्वियसली, यंग जो हमारे पुराने प्रोफेसर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी है, बट आधुनिक समय के साथ आधुनिक शोध भी ज़रूरी है, आधुनिक माइंड्स भी ज़रूरी है। अन्य शोध संस्थानों के कंपैरिजन में आपका RIII किस प्रकार से एक यूनिक रोल प्ले कर पा रहा है या अलग कैसे बन रहा है? अलग बनने का एक कारण है कि एक जो दिमाग में एक चीज़ आई कि हमें गैप फिल करना है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का, या फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक्स का जो गैप है थ्योरी से और प्रैक्टिकल से। इसके अलावा जब हम लोगों ने इस बारे में सोचा तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ढूंढी, क्या ऐसे कोई संस्थान है जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो इस गैप को फिल करने का काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तक या कॉलेजेस तक रीच कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को खुद मोटिवेट कर रहे हैं रिसर्च के लिए। तो हम लोगों को ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो इस फील्ड में इस तरीके से काम कर रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कीम्स हैं जिसको हम लोग पेटेंट्स पे, पब्लिकेशन लेवल्स पे भी लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये काम कोई नहीं करता है। लोग एक रिसर्च मॉड्यूल पे, एक प्रोजेक्ट पे वर्क ज़रूर करते हैं, बट उसको एक पब्लिकेशन तक पहुंचाने का सपोर्ट सिस्टम बनने का काम कोई नहीं करता है। तो उस सर्विसेज में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चे थ्योरी से प्रैक्टिकल तक आए और प्रैक्टिकल से किस तरीके से हम लोग उसको पब्लिकेशंस तक लेके जाए, तो वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। इनोवेटिव इंसाइट्स का जो कंसेप्ट है आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? इनोवेटिव इंसाइट्स का मेन एम ही है कि हम रिसर्च को प्रमोट करें, और उसके लिए जैसे कि अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हम स्टूडेंट्स को जब रीच करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग मतलब सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स, अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हम लोगों के सामने आते हैं, और
अगर हमारे पास एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसको ये पता है कि केमिस्ट्री में हम अगर कुछ रिसर्च करें तो उसे ये नहीं पता है कि शोध एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप फोकस नहीं रह सकते हैं। अगर हम लोगों को एक ड्रग डिज़ाइन करना है, एक फॉर एग्जांपल, तो अगर हमें ड्रग डिज़ाइन करना है तो हमें केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, हमें बायो का भी नॉलेज होना चाहिए, हमको सिंथेसिस से लेके उसके एप्लीकेशन तक जाना है। तो वही शोधकर्ता को सिंथेसिस यानी कि केमिस्ट्री, और अगर एप्लीकेशन में जाए तो वो बॉडी में किस तरीके से काम करेगा यानी बायोलॉजी। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन है रिसर्च में जब होता है तो ये सारी चीज़ें बताने वाला या स्टूडेंट्स तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। मतलब बच्चों को ये लगता है कि फ़िज़िक्स मतलब फ़िज़िक्स, हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो एज़ RIII के हम लोग संस्थापक या फिर हमारी जो टीम है, कोर टीम है, इस पे भी वर्क करिए ताकि जो बच्चे हैं एकेडमिक्स जो परस्यू कर रहे हैं करेंटली, उनको ये चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग एक कोर ब्रांच ना होते हुए भी इंटरडिसिप्लिनरी मोड में भी हम लोग रिसर्च परस्यू कर सकें। तो आप इस गैप को एग्जैक्टली धरातल पर किस तरीके से फिल कर पा रही हैं? लोगों तक पहुंचना, उन्हें बताना कि RIII नाम का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे बीच है जिसका लाभ आप ले सकते हैं, कैसे उन तक आप पहुंच रही हैं और देखिए, इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं? जब इसकी शुरुआत की तो हम लोगों को भी लगा कि पता नहीं हम लोगों को स्टूडेंट्स या कॉलेजेस या एकेडमिक्स किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। बट लकीली जब हम लोग कॉलेजेस में गए, हम लोगों ने अपना प्रपोजल बताया कि हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से प्रोजेक्ट ट्रेन करना चाहते हैं, इस तरीके से रिसर्च में गाइड करना चाहते हैं। और तो जो भी प्रोफेसर्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स हो गए, VC हो गया, रजिस्ट्रार हो गए, या फिर जो भी हमारे संस्थापक के निदेशक हो गए, उन लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, और वो हम लोगों के साथ, हम लोग एकेडमिक्स के साथ MOU कर रहे हैं। इसके अलावा NABL जो एक्रेडिटेड लैब्स है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों को हम कहाँ प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, कहाँ लैब वर्क करवाएंगे, किस तरीके से उनका रिसर्च परस्यू करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले NABL लैब्स के साथ एक्रेडिशन, मतलब NABL एक्रेडिटेड लैब्स के साथ हम लोगों ने MOU साइन किया। NABL एक्रेडिटेड लैब्स ये क्या है? ये एक एक्रेडिशन है जो कि लैब को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है और तभी कोई संस्थान एज लैब ग्रो कर सकता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? आप कोई भी रिसर्च, कोई भी लैब का जो भी वर्क है वो आप बिना एक्रेडिशन से नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एग्ज़ाम्स स्कूल चलाना है तो आपको एक्रेडिशन चाहिए, या CBSE या ICSE या कोई भी। तो उसी तरीके से अगर हम NABL एक्रेडिशन नहीं है तो आप लैब रन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्रेडिशन है NABL, और वो एक्रेडिशन के बाद आप लैब्स को रन कर सकते हैं। तो लैब्स में किस किस तरीके की चीज़ें आप करते हैं या एकोमोडेट करते हैं? क्या वो साइंस से रिलेटेड रिसर्च रहता है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड रहता है? अभी हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं साइंस को, और साइंस में भी हमारा मेन जो एरिया है रिसर्च का वो पॉलीमर साइंस है, ड्रग सिंथेसिस है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड काम हम लोग करते हैं, सिंथेसिस का काम करते हैं, और इसके अलावा हम लोग फूड एडल्ट्रेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारे एरिया है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत सारे एरियाज पे तो आप खुद रिसर्च कर रही हैं, कवर अप भी कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग बहुत सारे एरिया को हम लोग कवर एज इंडिविजुअल, हम हर एरिया को तो कवर नहीं कर सकते। तो हम लोगों की जो टीम है वो स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हमें फूड से रिलेटेड वर्क करवाना है तो हमारे पास फूड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज्ड पर्सन है जो कि रिसर्चर्स हैं जो कि हम लोगों का फूड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। अगर हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड रिसर्च परस्यू कराना है स्टूडेंट को तो हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड रिसर्चर हैं, और इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक रिसर्च को परस्यू करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है उनको एज टीम हम लोग अप्रोच करते हैं। आपका खुद का विषय क्या था जिसमें आपने अपना रिसर्च परस्यू किया? मेरा खुद का विषय था मटेरियल साइंस पे काम था। मैंने पॉलीमर पॉलीसैकेराइड पे काम किया था। और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या था इसके पहले? केमिस्ट्री। उससे पहले मेरा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी था। तो मैंने खुद एक इंटरडिसिप्लिनरी वर्क पे काम किया है ड्यूरिंग माय PhD वर्क, और बीइंग अ बायोटेक बैकग्राउंड का होते हुए भी मटेरियल साइंस पे काम करना, तो ये एक इंस्पिरेशन है दूसरे स्टूडेंट्स को भी कि अगर आप रिसर्च में आगे परस्यू करते हैं तो आप ये फोकस मत रहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अंततः आपको इंटरडिसिप्लिनरी वर्क ही करना पड़ेगा।
तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अपनी फील्ड्स में रहते हुए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से, खुद से मिली, किसी को देखकर मिली, या ये किसी प्रेरणा ने नहीं है। सुझाव दिया? ये प्रेरणा नहीं है, ये कह सकते हैं कि ये एक मैंडेटरी हो जाता है कि अगर एक ड्रग डिज़ाइन कर रहा है, वो ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट है, पर अगर वो ड्रग डिज़ाइन कर रहा है और उसे माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी या जीन्स या आरएनए और डीएनए का नॉलेज नहीं है, तो वो ड्रग कैसे डिज़ाइन करेगा? तो अल्टीमेटली बाय हुक और क्रुक उसको समझना ही होना ही पड़ता है। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की पब्लिकेशंस में, रिसर्च वर्क को पब्लिश कराने में आप उनकी कैसे मदद करती हैं? बहुत सारे ऐसे, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि पैसे लिए जाते हैं, एंड हाँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अच्छे पब्लिकेशंस में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करा पाना। एग्जैक्टली। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकेशन कराना इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हम लोगों का जो अनपेड जर्नल्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग राइटिंग अ पेपर। जब हम पब्लिकेशन के लिए पेपर्स लिखते हैं, साइंटिफिक पेपर्स लिखते हैं, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एक पेपर कैसे लिखें, बच्चों को वो नॉलेज भी नहीं है, तो उस नॉलेज को हम लोग फुलफिल करते हैं। हेल्प इन द सेंस वी जस्ट मेंटर हाउ टू राइट, हाउ टू पब्लिश, हाउ टू सिलेक्ट अ जर्नल, इंडेक्सिंग क्या होती है, और इस तरीके के सपोर्ट से बच्चा खुद ही ये जान सकता है, वो खुद ही अपने पब्लिकेशंस के लिए राइटिंग करता है। और हम लोग सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम के जैसे वर्क करते हैं, एक बैकबोन के जैसे वर्क करते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ गाइड करते हैं कि आप कैसे लिखें, आप किस तरीके से आप अपने लेख को सुधार सकते हैं, क्या आप में कमी है, प्लैगियरिज्म क्या होता है, प्लैगियरिज्म को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक टिप्स हैं जो बच्चे अपने काम को लिखने के टाइम पे ध्यान नहीं देते और वो लोग अच्छे पब्लिशर्स या फिर अपने अच्छे पब्लिकेशंस में नहीं जा पाते हैं। तो बस हम इस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं ताकि बच्चे में जो लिखने के टाइम पे वो जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ वो ना दोहराएं। RIII फिलहाल किन उभरते क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित कर रहा है? हमारा स्पेशलाइजेशन है आने वाले टाइम पे हम लोग एनवायरनमेंट, मेरा खुद का बैकग्राउंड एनवायरनमेंट है, मटेरियल साइंस है, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल डेवलप कर सके जो एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ड्रग से रिलेटेड हमारी अनदर को फाउंडर है डॉक्टर फरहाना रोज़ी, शी इज़ स्पेशलिस्ट इन ड्रग डिज़ाइनिंग एंड मॉलिकुलर डॉकिंग। तो हम लोग आगे भी देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स है वो ड्रग डिज़ाइनिंग की तरफ जाए। यहाँ पे अगर देखें केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ड्रग्स का भी नॉलेज नहीं, बीइंग अ केमिस्ट उन्हें ड्रग्स का नॉलेज नहीं होगा, सिंथेसिस का नॉलेज नहीं होगा, डॉकिंग का नॉलेज नहीं होगा, तो उस तरीके से हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग फार्मा इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ जो बच्चों को ट्रेन कर सकें वहाँ पे हम लोग उस ट्रेनिंग को एक लेवल और अप लेके जा सकें और फार्मा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन पे जाके बच्चे को या स्टूडेंट्स को जो हम यहाँ सिखा रहे हैं उसको उससे भी एक लेवल अप हम उनको ट्रेन कर सके। तो अगला कदम हमारा यही है कि हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो गए, फार्मा इंडस्ट्री या फिर अगर हम लोग सिविल या मैकेनिकल की बात करें तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस, ताकि हम लोग अपने लेवल पे जो सिखा पा रहे हैं इसके बाद भी बच्चा एक ग्रेड और या एक लेवल और एक्सप्लोर उसको मिले। RIII रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव इंसाइट्स, ये एक्चुअल मायने में इंडस्ट्रीज़ और अन्य जो संस्थान हैं उनको सहयोग देने में कैसे एक कारगर साबित हो पा रहा है? अन्य संस्थान जैसे ये दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गए या फिर और फार्मा इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ से जब बच्चे ट्रेन होने जाएंगे तो उन इंडस्ट्रीज़ को भी एक हेल्पिंग हैंड्स मिलेगा और बच्चे भी ट्रेंड होंगे। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप कह सकते हैं जिसमें बच्चे कुछ करते हुए सीखेंगे और जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी उन को एक हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएगा। RIII जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च के फील्ड में एक सफल करियर के लिए कैसे प्रेरित कर रहा है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट थे जो कि कम्पिटिटिव के लिए फोकस थे, नाउ दे हैव टेकन एडमिशन इन मास्टर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सफल हो रहे हैं कि बच्चे रिसर्च को अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे संस्थान को
और 6 महीने की इस जर्नी में हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मोटिवेट हो रहे हैं रिसर्च की तरफ। रिसर्च को एज करियर कभी यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं सोचते थे, और भले ही कुछ स्टूडेंट्स से ही सही, बट जब वो बच्चे दिखते हैं कि हाँ हम अब ग्रेजुएशन से मास्टर्स और मास्टर्स से हम पीएचडी करना चाहते हैं और रिसर्च में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं RIII एक सफल दिशा की तरफ बढ़ रहा है। RIII की स्थापना आपने कब और कैसे की, और कुल कितने लोग आपके साथ उस समय थे जब आप इसकी स्थापना की तरफ आगे बढ़ रहे थे? कैसे ये प्रोसेस शुरू हुआ? RIII संस्थान की स्थापना हमने जनवरी में ही की है, और अभी आपके रिसर्च कंप्लीशन के बाद? हाँ, रिसर्च कंप्लीशन मेरा 2019 में ही हो गया था, और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस लिया रिसर्च का ही 2 साल। लॉकडाउन में रहा, और लॉकडाउन के बाद 2 साल का रिसर्च मैंने करियर परस्यू किया। मेरी जो कहाँ से? रांची से ही INRG है, अभी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर हो चुका है। डॉक्टर नंद किशोर के अंदर मैंने एक नाबार्ड का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और मेरी जो को-फाउंडर है उन्होंने भी नाइपर जैसी जगह से पोस्ट डॉक पोजीशन पे काम किया है। तो उस ड्यूरेशन में हम लोग ये सोच रहे थे कि प्रोजेक्ट्स या इंस्टीट्यूट्स से एसोसिएटेड रहने से अच्छा, मतलब रहने से बेटर होगा कि यही प्रॉब्लम्स उस वक्त हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच करते थे सेम प्रॉब्लम्स को लेके कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस काम को हम कैसे करें, ये काम हम कहाँ से करवा सकते हैं, किन को हम अप्रोच करें कि हमारे ये काम रिजॉल्व हो जाए रिसर्च से रिलेटेड। तो बस उसी से हम लोग प्रेरित हुए कि इसको एज स्टार्टअप हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग को रीच कर रहे हैं, तो हम लोग भी स्टूडेंट्स तक रीच कर सकते हैं, ताकि 2-4 स्टूडेंट्स की जगह पे एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग मोटिवेट कर सकें। और स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अगर आप देखें तो रिसर्च को ही प्रमोट कर रहा है। आपका 3 साल का जो कोर्स पीरियड है उसको 4 साल का कोर्स पीरियड करना। तो ये हमारा जो हमारे सरकार है, भारत सरकार है, वो भारत सरकार भी रिसर्च को जिस तरीके से प्रमोट कर रहा है, वो भी हम लोगों को और प्रेरित किया कि हम लोग रिसर्च फील्ड में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हम लोग अपना करियर भी बिल्ड कर सकें। पहले आपने अपना खुद का रिसर्च परस्यू किया, उसके बाद आपने रिसर्च फील्ड में करियर एक्सप्लोर किया, और फाइनली जाके अपना खुद का रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने खोला। हाँ, खुद का रिसर्च इंस्टीट्यूट आप नहीं कह सकते, हमारा रिसर्च को परस्यू करवाने के लिए हम लोग लैब्स के साथ कोलैबोरेशन पे ही वर्क कर रहे हैं। तो आगे हमारा जो विजन है, या फिर आप कह सकते हैं एक ड्रीम है, वो अपना खुद का एक रिसर्च लैब खोलना है। क्या चैलेंजेस आए शुरुआत में जब आप इस चीज़ को स्थापित कर रहे थे या इसकी ओर आगे चैलेंजेस जब आए तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि हम लोगों को लैब्स आइडेंटिफाई करना जहाँ पे हम बच्चों को प्रशिक्षण दे सकें। तो उसके दौरान हम लोगों को रांची में बहुत ही कम लैब्स थे ऐसे जहाँ पे हम लोगों को मतलब जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को कर सके। कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट? प्राइवेट लैब्स, गवर्नमेंट लैब्स तो है ही नहीं, और प्राइवेट लैब्स में 1 या 2 ऐसे लैब्स हैं जिनके पास एक्रेडिटेशंस हैं, और उनको रीच करना, फाइंड आउट करना, और उनको ढूंढ के उनके साथ एक MOU साइन करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। क्योंकि एकेडमिक्स तो चाह रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स उस तरीके का प्रोजेक्ट्स पे या इस तरीके के शोध पे काम करें, शोध से रिलेटेड काम पे ध्यान दें या फिर करें, पर सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आते तो हम उनको शोध करवाएंगे कहाँ, तो उसके लिए हमें लैब्स चाहिए थे। तो लैब्स भी तो आपसे कुछ डिमांड करते होंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और फीस और चार्जेस, तो उसको आप कैसे मेंटेन करती थी या फुलफिल करती थी? अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं दे पे फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, और ड्यूरिंग उनके जो पे है उसी से हम लोग लैब्स के जो भी हाँ एक बेसिक मिनिमल कोलैबोरेशन टाइप ऑफ कि जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उसी में से एक सर्टेन परसेंटेज आप लैब्स को दे देते थे। हम लोग लैब्स को देते हैं। तो लैब्स को शुरुआत में ट्रस्ट दिला पाना कि हम आपके साथ जो काम करने वाले हैं एक्चुअली में फ्रूटफुल है और आप हम पर विश्वास करें, अपनी जगह आप हमें दें, ये कैसे आपने कन्विंस किया शुरुआत में उन्हें? शायद हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था यही हम लोगों को काम किया, जो हमारे पब्लिकेशंस थे और जिस तरीके का हम लोगों ने शोध किया, ये उन लोगों को एक ट्रस्ट दिलाया कि हम लोग रिसर्च में स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं। हमारी जो टीम थी जो कि अलग अलग संस्थानों से जुड़ी हुई थी, सबका जो एक्सपीरियंस था अलग अलग फील्ड में था, और स्टूडेंट्स जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेन किए थे, तो ये हमको काफ़ी हेल्प किया कि लैब्स हम पे ट्रस्ट कर सके। आपने RIII की स्थापना की,
स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की मदद करने के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी से स्टैब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी क्या आप मदद कर रहे हैं, या क्या उनके साथ भी आपका कोई कोलैबोरेशन हो पा रहा है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, अगर हम पहले से वेल स्टैब्लिश्ड रिसर्च की बात करें या फिर इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रांची में ही वर्क किए हैं। रांची से बाहर अभी तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो रांची में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है जिसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ है, वो भी अभी ग्रोइंग इंस्टीट्यूट से, अंडर डेवलपिंग इंस्टीट्यूट ही है। और इसके अलावा हमारे पास बीआईटी मिश्रा है जो कि खुद इतना आप में मतलब संपूर्ण है कि वहाँ के रिसर्चर्स को हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बीआईटी मिश्रा खुद हम लोगों को मदद कर रहा है ताकि हम वहाँ के जो वीसी हैं या फिर डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो खुद चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आए और वहाँ पे RIII किस तरीके की कार्यशालाओं या प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहा है फिलहाल? RIII बेसिकली अगर स्टूडेंट फोकस्ड करे तो हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। इसके अलावा हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, और जो भी वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे ही बेस्ड रहता है। तो वो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स से फंडेड होता है या गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है आपको? अभी हम लोग किसी से फंड्स पे वर्क नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट हेल्प नहीं है। और ये अभी हम लोग जस्ट स्टूडेंट प्रमोट हो, एक्सप्लोर हो इन सब चीज़ों से। रेवेन्यू कैसे जनरेट हो पा रहा है इन सभी चीज़ों के माध्यम से कुल मिला के? क्योंकि अल्टीमेट एक मोटिव तो इंसान का वो भी होता है कि दूसरों के विकास के साथ खुद का भी विकास। हाँ, दूसरों के विकास के साथ खुद का विकास के लिए हम लोग जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं तो हम लोग उनसे एक मिनिमम चार्जेस लेते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये हम एक एनवायरनमेंट, इनोवेशन को जो एक एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट्स के बीच में स्थापित कर सके। RIII के भविष्य को लेकर आपकी क्या दृष्टिकोण है? RIII का भविष्य सिर्फ हम ये देखते हैं कि यहाँ जो विजन है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एनवायरनमेंट है वो जो एक इनोवेशन की तरफ है, रिसर्च की तरफ है, उनकी मानसिकता चेंज हो। और अगर RIII अपने खुद के अगर इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ के बारे में बात करें तो जो अभी कोलैबोरेशन मोड में चल रहा है वो कोलैबोरेशन मोड से हम लोगों का खुद का अपना एक रिसर्च लैब हो। डॉक्टर आरती, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।